वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2011। जितने भी 2011 से रिलेटेड जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में सारे के सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। इस वीडियो से आप 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कि बार बार वही क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वो बार बार जो एग्जामिनर पूछता है वो इस टॉपिक में सारे के सारे हम कवर करेंगे। 2011 जो जनगणना है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है और आगामी आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, इनसे रिलेटेड जितने भी आगे एग्ज़ाम होने वाली है और उनमें जनगणना का टॉपिक एक मेन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक की। तो भारत की जनगणना 2011 का जो सेंसस है हमारा, इसके अंदर हम कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम विचार करेंगे। जैसे कि भारत में जनगणना की शुरुआत जो है वो 1872 में की थी। किसने? लॉर्ड मियो ने। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो लॉर्ड मियो के काल में हुई थी 1872 में। लेकिन फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो इन दोनों पॉइंट में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये ऊपर लिखा है लॉर्ड मियो के काल में और नीचे लॉर्ड रिपन, तो नियमित जो जनगणना है मतलब उसके बाद में हर दशक में हुई थी, मतलब 10-10 साल के अंतराल में, कि 1881 के बाद में 1891 में, फिर 2001 में, फिर 2011 में और 2021 में होनी थी, पर वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर भारत में नियमित जो जनगणना है वो किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। फिर आगे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना? तो उसका आंसर होगा स्वीडन। और इसने कौन से सन में करवाई थी? 1749 के अंदर इसने पहली जो जनगणना है वो इसने की थी। फिर आगे बात करते हैं कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई और स्वीडन में 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व की जनगणना कराने वाला पहला देश है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अमेरिका में 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश बना। मतलब स्वीडन ने 1749 में पहली बार आधुनिक जो विश्व में जनगणना की तो थी, पर इसने दशकीय रूप से इसकी शुरुआत नहीं की थी। तो दशकीय रूप से इसकी शुरुआत किसने की है? वो अमेरिका ने की है। 1790 में सबसे पहले इसने दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश जो है वो अमेरिका है। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। तो भारत में जनगणना के लिए एक जनगणना जो है वो संगठन है जो जनगणना से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, आंकड़े हैं, वो प्रस्तुत यही करता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में हुई थी। फिर आगे देखेंगे कि टाइप 1 जनगणना। तो जनसंख्या हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या आंकड़े आए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% रही थी। इसके अनुसार पुरुष जो है वो 51.47% और महिलाएं हैं वो 48.53%। ये दोनों आंकड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुरुष के और महिलाओं के प्रतिशत। तो फिर आगे देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या है वो ज़्यादा है और ग्रामीण जो है वो बहुत कम है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि शहरी जो जनसंख्या है वो है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% रही है। फिर बात करेंगे आगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, 20 करोड़ है इसमें, और न्यूनतम है सिक्किम। फिर आगे बात करें कि अमेरिका में जो 1719 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला जो है वो देश रहा है। भारत में जनसंख्या संगठन ही जनसंख्या
संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। और भारत में स्वतंत्र भारत में जनगणना है वो 1951 में हुई थी, क्योंकि 10-10 साल का गैप है, तो 1951 में ही इसकी सबसे पहले जनगणना हुई थी। उस समय जनगणना के आयुक्त थे वो R.A. गोपाल स्वामी थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी थे। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये भी काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत ये कार्य करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। इससे के उच्चतम अधिकारी भारत के महापंचायक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। तो इसके सबसे उच्चतम पदधारी भी इनसे कई बार पूछा जाता है। तो इसके उच्चतम अधिकारी जो हैं वो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि इससे रिलेटेड और भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं। इन दोनों को अलग अलग हमको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल नंबर पे तो 15वीं थी 2011 की, और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 के जनगणना का शुभंकर था वो प्रणगित शिक्षिका थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं कि आदर्श वाक्य हमारी जनगणना, इसका आदर्श वाक्य जो था, इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आयुक्त जो है वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अभी हमने पढ़ा कि पहले जनगणना के समय कौन थे, और अब हम देख रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। फिर आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत जो थी वो 2200 करोड़ रुपए थी। फिर आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो था वो 2045 रखा गया पहले, और उसके बाद में उसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। 2001 से 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि है वो 17.7% रही। मतलब हर दशक से दशकीय वृद्धि भी निकाली जाती है। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में भारत की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है वो 17.7% रही है। 2011 से 2021 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी। तो एक ही सन ऐसा था जिसके अंदर दशकीय वृद्धि जो है वो ऋणात्मक थी, तो वो थी 1911 से लेकर 1921 के दौरान। फिर आगे बात करते हैं कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7 रही, और इसके दौरान जो वृद्धि है वो ऋणात्मक रही, -0.31% हो गई। यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो जनसंख्या वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है, और अभी जो इंडिया है वो पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। तो ये विश्व में पहली बार हुआ कि भारत की जो जनगणना है वो इस दशक के अंदर ऋणात्मक रही थी। इतिहास में पहली बार हुआ, जिसके कारण 1921 में 21 को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से हम इसको स्टार मार्क करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या वो 121 करोड़ थी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष 51.47% और महिलाएं 48.53% थे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या वो 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, जिसमें 20 करोड़, और न्यूनतम जो है वो सिक्किम है। फिर आगे देखें कि जनसंख्या वाले राज्य, मैक्सिमम हमने यूपी देखा फर्स्ट पे, सेकंड पे है महाराष्ट्र। फिर सेकंड में नीचे से न्यूनतम देखेंगे कि सिक्किम, और सिक्किम से पहले था मिजोरम। फिर आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला राज्य, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वो मेघालय रहा है। इसके अंदर दशकीय तौर पर जो वृद्धि है वो 27.95% इसके अंदर वृद्धि रही है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो नागालैंड है। तो हमें यह भी याद रखना है कि सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है और सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है।
इसके अंदर देखते हैं कि सबसे अधिक तो मेघालय है और उसके बाद में सेकंड पे था अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे देखेंगे कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। फर्स्ट पे मेघालय, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश। नीचे से लोएस्ट देखेंगे तो नागालैंड, नागालैंड से पहले केरल ही था, जिसकी दशकीय वृद्धि 4.9% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये तो बात रही थी राज्य की। अब हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो दादर एवं नागर हवेली जो था 55.9% पर मैक्सिमम। और न्यूनतम की भी बात करेंगे कि न्यूनतम जो था वो था लक्षद्वीप जो था 6.3%। फिर बात करते हैं टाइप 3 की, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या क्या है, कि मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है, वह उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाए गए थे। तो ये टोटल इंडिया की है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व था। फिर आगे बात करते हैं कि राज्य की, कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1106 व्यक्ति। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश बना कि 1 किलोमीटर में बस 17 व्यक्ति। फिर बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम की। मैक्सिमम में फर्स्ट था बिहार जिसकी थी 1106 और सेकंड पे था पश्चिम बंगाल जो था 1028 पे। अब लोएस्ट भी देखेंगे, लोएस्ट जो था ये लोएस्ट में था, जो लोएस्ट में देखेंगे तो लोएस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। अभी हमने जैसे देखा है कि लोएस्ट में था अरुणाचल प्रदेश जिसकी 17 थी और सेकंड लोएस्ट है मिजोरम जिसकी 52 थी। फिर आगे बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसकी इतनी अधिक है 11,320 एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जिसकी 46 है व्यक्ति पर किलोमीटर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन था, तो इसका उत्तर होगा आपका दिल्ली। फिर टाइप 4 की जनगणना देखते हैं कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या होती है इसको हम लिंगानुपात कहते हैं, यानी सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात कैसे निकलते हैं कि स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या इंटू 100 इंटू 1000, क्योंकि हम प्रति 1000 पुरुषों पर बात करते हैं कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां हैं, वह उसका लिंगानुपात, वहाँ का लिंगानुपात निकलता है। तो टोटल इंडिया का जो लिंगानुपात है वो ऑन एवरेज 943 है। ये याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो लिंगानुपात है वो 2011 के अनुसार कितना आया है, 943 इसका लिंगानुपात आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल बना है जिसका लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष के ऊपर 1084, मतलब यहाँ पे जो 84 स्त्रियां हैं वो प्रति पुरुष पर एक्स्ट्रा ही है, मतलब इसका लिंगानुपात एकदम सही है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य है उसकी बात करते हैं वो है हरियाणा, मतलब मात्र 879 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। फिर आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो फर्स्ट के ऊपर है वो केरल है जो कि है 1084 और सेकंड पे है वो तमिलनाडु है 996। फिर बात करते हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम में हरियाणा है जिसका है 879 और सेकंड के ऊपर है 889 जो कि जम्मू कश्मीर का है। फिर आगे बात करेंगे कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इस आयु वर्ग में बालिकाओं की जो संख्या है उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ये तो वयस्क में हमने देखा, बड़ों में देखा, अब हम छोटों में देखेंगे। जैसे शिशु लिंगानुपात की 0 से लेके 6 वर्ष की आयु तक जितने भी 1000 बालक हैं उनके ऊपर छोटी बालिकाओं की जो उतनी भी संख्या है वह उसका शिशु लिंगानुपात कहलाती है। तो शिशु लिंगानुपात कैसे निकलता है, बालिकाओं की संख्या
बट्टा बालकों की संख्या इंटू 1000। तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात था वो 919 है, मतलब 919 बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालकों पर। फिर आगे देखते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश रहा 972 के साथ में, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा रहा 834 के साथ में। फिर आगे बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो अंडमान एवं निकोबार है 968 के साथ, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दिल्ली रहा है 871 के साथ में। टाइप 6 देखते हैं कि साक्षरता दर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है, किसी को भाषा को समझ सकता हो और उसे लिखना व पढ़ना आ सकता हो तो उसे हम साक्षर कहते हैं, मतलब वो पढ़ा लिखा माना जाएगा। फिर साक्षरता का जो सूत्र है वो क्या है कि साक्षरों की संख्या बटा 7+ आयु वालों की संख्या, मतलब 7 से ऊपर जितने भी लोगों की संख्या है उसकी संख्या इंटू 100। भारत की जो जनगणना है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं कि भारत की जो जनगणना 2011, इसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो केरल था 94% के साथ, और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो बिहार था 61.8% के साथ में। फिर आगे बात करते हैं कि न्यूनतम और मैक्सिमम की। तो सबसे अधिक जो है वो केरल है 94% के साथ, और सेकंड पे 91.3 जो मिजोरम है, न्यूनतम पे बिहार है 61.8, और इससे सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश 65.4% के साथ में। फिर आगे बात करेंगे टाइप नंबर 7, भारत की जनगणना 2011 ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे रहती है? हिमाचल प्रदेश में 90%, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है गोवा, 37.8% है न्यूनतम। फिर आगे बात करेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो रहा है गोवा रहा है, यानी 62.2%, एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो है वो हिमाचल प्रदेश। मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो मैक्सिमम जिसमें ग्रामीण है उसके अंदर मिनिमम शहरी है, और जिसके अंदर मैक्सिमम शहरी है उसमें मिनिमम ग्रामीण है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बस इनके परसेंटेज याद रखने हैं कि किसमें कितना % ग्रामीण रहता है और किसमें कितना % जो है वो शहरी रहता है। फिर आगे बात करेंगे भारत 2011 जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या वाले की हमें इसमें बात करेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी SC की कुल जो संख्या है वो 20.14 करोड़ रही है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूपी में था, और मिनिमम जो है सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी SC का जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति SC का जनसंख्या प्रतिशतता वाला जो राज्य है वो पंजाब रहा है। मतलब यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा संख्या है यूपी में, और यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा है पंजाब में 31.9%। फिर आगे बात करेंगे कि भारत की जनगणना अनुसूचित जाति यानी ST की बात करेंगे। अब जनजाति, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति ST की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वो मध्य प्रदेश रहा है, और प्रतिशत के आधार के ऊपर लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे रहा है जो कि 94.8% है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। यह याद रखने योग्य बात है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं निवास करती हैं। फिर लास्ट पॉइंट देखेंगे कि जनसंख्या जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। 2021 की
16वीं जनगणना के आयुक्त कौन होंगे? श्री विवेक जोशी हैं। इस बार के कौन हैं? श्री विवेक जोशी हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। तो आदर्श वाक्य है जन भागीदारी में जन कल्याण, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो है आदर्श वाक्य या ध्येय वाक्य इसको कह सकते हैं। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हम आपको हमारा सेशन कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।